नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल के साथ। आपके सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने आखिरकार नामांकन दाखिल कर दिया। बताएंगे कहां से नामांकन राहुल गांधी ने भरा है दोस्तों, और इसी के साथ में प्रियंका गांधी के साथ किस तरीके का जन सैलाब राहुल गांधी के नामांकन में आया है, बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। इसी के साथ में बीजेपी के साथ गठबंधन करते ही एक पॉलिटिकल पार्टी के 20 से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। बताएंगे कहां से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी में बड़ी ज्वाइनिंग की गई है दोस्तों। साथ आपको बताएंगे राजस्थान के अंदर जबरदस्त तरीके का खेला देखा जा रहा है। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को साथ में लेकर आ रही है कांग्रेस पार्टी। बताएंगे और भी क्या बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी के साथ में इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा खुलासा हुआ है। बताएंगे 25 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की थी, जिसमें से 23 नेताओं के भ्रष्टाचार के आरोप से उनको मुक्ति मिल गई है। बताएंगे और भी कई सारे आंकड़े जारी किए गए हैं। इसी के साथ में अपने भतीजे के खिलाफ शरद पवार पहुंच गए हैं कोर्ट। बताएंगे कौन से मामले को उठाया जा रहा है, क्या करके चलेंगे। लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश की जनता परिवर्तन चाहती है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड के अंदर बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले उन्होंने एक रोड शो भी निकाला, जिसमें प्रियंका गांधी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के समर्थक मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले वायनाड आया, जब आपने मुझे संसद में भेजा, आपने तुरंत मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना। वायनाड के हर व्यक्ति ने मुझे स्नेह प्यार और सम्मान दिया है। मुझे आपने जैसा मान सम्मान दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि जब मैं पहली बार यहाँ आया तो भारी बाढ़ आई थी, जान माल का नुकसान हुआ था। मैं स्तब्ध था क्योंकि तब मैंने सैकड़ों परिवारों को पीड़ितों की मदद की थी। मैं ये देखकर आश्चर्यचकित हूं कि इतनी बड़ी त्रासदी के दौरान भी वायनाड में एक भी व्यक्ति क्रोधित नहीं था और किसी और पर दोष रोपण नहीं कर रहा था, बल्कि आपदा से लड़ाई लड़ रहा था। इसके बाद प्रियंका गांधी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कई और बातें कही है दोस्तों। लाखों की संख्या में रोड शो में जहां तहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी का बैनर लेकर केवल लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ राजस्थान के नागौर से लोकसभा का चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार ज्योति मिर्धा ने कथित ऑडियो में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में बहुमत हासिल करने के बारे में बात करते हुए सुना जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, संविधान बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी के सांसद उम्मीदवार कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइए, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी के एक और नेता ने इस तरीके की टिप्पणियां की थी और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी देश में अंततोगत्वा संविधान बदलने के लिए आए हुए हैं। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताइए, क्या सच में ऐसा करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि बीजेपी के सांसदों के द्वारा बार बार इस तरीके की टिप्पणियां की जा रही है। साथ आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस ने बड़ी जानकारी देते बताया कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के 6 दिन के बाद कानपुर के स्थित श्री राम लक्ष्मण जानकी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। अब 2 महीने के बाद खुलासा हुआ है कि यह धमकी बीजेपी पार्टी के नेता ने दी थी। ऐसा उसने पुलिस की सुरक्षा पाने के लिए किया था। हद तो तब हो गई कि सीसीटीवी और अन्य पुख्ता सबूत के बावजूद पुलिस उसको पकड़ नहीं रही है, क्योंकि वो बीजेपी पार्टी का नेता है। आदित्यनाथ जी, क्या आपका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रति यही प्रेम है जो मंदिर जैसे पवित्र स्थान को बम से उड़ाने वाले को बचा रहे हैं? बीजेपी और आरएसएस का यही असली चेहरा है। इन्हें ना तो देश से मतलब है, ना धर्म से कोई मतलब है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे दोस्तों, क्योंकि मीडिया में इस तरीके की किसी भी न्यूज पर कोई डिबेट नहीं होते, लेकिन हकीकत देश के सामने धीरे धीरे करके सामने भी आती जा रही है। साथ साथ बिहार में एक के बाद एक सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। पूर्णिया सीट को लेकर पप्पू यादव की दावेदारी लगातार जारी है, तो वहीं पर अब प्रदेश की 40 लोकसभा सीटों में से 5 पर चुनाव लड़ रही चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी में भगदड़ जैसे हालात है। कारण यह है कि चिराग पासवान से नाराज करीब 2 दर्जन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। इनमें राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी शामिल है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 22 राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के समर्पित नेताओं कार्यकर्ताओं की जगह बाहरियों को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर चिराग पासवान के फैसले से नाराज पार्टी के नेताओं ने यह जानकारी दी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि एलजेपीआर पार्टी में जबरदस्त तरीके की बगावत आने वाले दिनों में और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। साथ साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस में जबरदस्त ज्वाइनिंग हुई है। अविनाश पांडे ने एक जानकारी देते हुए बताया है कि जननायक और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर 8 बार के विधायक और 3 बार के मंत्री, 3 बार सांसद रहे प्रयागराज के वरिष्ठ नेता श्री रेवत रमन जी के पुत्र पूर्व विधायक श्री उज्जवल रमन सिंह जी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है। सभी सम्मानित जनों को पार्टी की पट्टिका पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी चुप होकर राजस्थान में एक बड़े खेला करने की तैयारी में दोस्तों। बीएपी पार्टी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी ने बसवाड़ा और अन्य इलाकों के अंदर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। जाट, ट्राइबल, दलित और ओबीसी वोट को एकजुट करके कांग्रेस पार्टी इस बार इंडिया गठबंधन को राजस्थान से जबरदस्त सीटें दिलवाने की तैयारी कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट के साथ गोविंद सिंह डोटासरा एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। राजस्थान में 12+ सीटें जीतने का टारगेट बनाया हुआ है और राजस्थान में जैसे ही बीजेपी ने नया मुख्यमंत्री घोषित किया है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी को बड़ा मौका मिल चुका है राज्य में अपनी खोई हुई जमीन को वापस लेने का। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में इंडियन एक्सप्रेस का बड़ा खुलासा, भ्रष्टाचार के आरोप में शामिल 25 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है, जिसमें 23 नेताओं को क्लीन चिट दी गई है। आपको बता दें कि इसमें डिटेल में जानकारी देते हुए बताया गया है कि अजीत पवार से लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, सीएम
पूनम सुरेश समेत भावना गवली और संजय सेठ और के गीता के साथ साथ नवीन जिंदल का नाम शामिल है। इन सभी पर कोई ना कोई गंभीर आरोप लगते आए हैं दोस्तों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद या तो इनके केस में ढिलाई बरती गई या फिर केस से मुक्त कर दिया गया। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर बताइए, क्योंकि सनसनीखेज खुलासे हुए दोस्तों डिटेल में जानकारी अखबार में दी गई है। साथ साथ सैनिक स्कूलों में बच्चों को भारतीय सेना सशस्त्र बलों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। 2021 में मोदी सरकार ने सैनिक स्कूलों का निजीकरण करके निजी क्षेत्रों के लिए दरवाजे खोल दिया। अब इन सैनिक स्कूल का सांप्रदायिकरण भी हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने 40 नए सैनिक स्कूलों में से कम 62% को चलाने का काम बीजेपी नेताओं, सहयोगियों, आरएसएस और रतंबरा जैसे लोगों को सौंपा गया है। ये चौंकाने वाली खबर है और इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों कई सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने देश के विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दावे की पोल खोली है। जयराम रमेश ने मनमोहन सरकार के दौरान पर कैपिटा इनकम में जो ग्रोथ हुआ था 146% का हुआ था और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 2014 से 24 के बीच में 10 साल के दौरान मात्र 63% का ग्रोथ हुआ है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दावा कर रहे हैं, क्या वो दावा लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि जयराम रमेश ने पूरे मामले पर डिटेल में जानकारी देते हुए बीजेपी के नेता अमित मालवीय के बेतुकेपन और दुर्भाग्यपूर्ण धोखे को लेकर नया निशाना साधा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर सीएम भजन लाल के वीडियो को शेयर किया गया है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के नॉमिनेशन के वीडियो को भी शेयर किया गया है। भजन लाल जो एक रैली कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सपोर्ट में, उस रैली में दूर दूर तक लोग दिखाई नहीं दे रहे, खाली कुर्सियां नजर आ रही है। जबकि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट उमेदवार राम जो बाड़मेर से मैदान में उतरे हुए हैं, उमेदवार राम बेनीवाल के समर्थन में भारी संख्या में जहां तहां लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखा है, क्योंकि राजस्थान में बड़ा खेला होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव कन्नौज में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान मंच से समाजवादी पार्टी के नेता ने कन्नौज के बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक को विवादित बयान दे दिया। सभा के नेता ने कहा कि तेरे टुकड़े टुकड़े ना कर दिए तो मेरा नाम भी मनोज दीक्षित नहीं। इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है और कार्रवाई की बातें कही जा रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या अखिलेश यादव यहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं? और क्योंकि अखिलेश यादव कन्नौज की सीट को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक रहते हैं कि यह सीट क्योंकि उनके परिवार से जुड़ी है, तो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी सीट को जीते तो क्या अखिलेश यादव को देखकर इस तरीके का विवादित बयान समाजवादी पार्टी के नेता ने दिया है? और क्या अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ महाराष्ट्र में बीजेपी को झटका, उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल होने वाले हैं उमेश पटेल। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने इसकी जानकारी दी है। बीजेपी के सांसद उमेश पाटिल अपना टिकट कटने से है नाराज। आप लोगों की जो भी हो रहा है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पप्पू यादव आज नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, उससे पहले उन्होंने एक ताजा बयान दिया है। उन्होंने लालू यादव से गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ना है, चाहे वो आरजेडी के टिकट पर भी उनके सिंबल पर भी चुनाव लड़ने को तैयार है। उन्होंने साफ कहा है कि उनका लक्ष्य लोकसभा का चुनाव है, न कि अगले साल होने वाला बिहार का विधानसभा चुनाव। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए पप्पू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि हम कहां किसी का नाम ले रहे हैं, जाहिर सी बात है जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। साथ साथ दोस्तों आरजेडी की नेत्री बीमा भारती जो पूर्णिया से चुनाव लड़ रही है, उनको भी लग रहा है कि अगर पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे तो इससे उनको भी भारी नुकसान होगा। यही बड़ा कारण है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक गुहार लगाई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा गया है कि मैंने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, चुनाव लड़ना हर किसी का अधिकार होता है। मैं कांग्रेस पार्टी के नेता पप्पू यादव जी से कहूंगी कि वो मेरा समर्थन करे, मैं अनुरोध करूंगी कि वो मेरा समर्थन करे। ये बात उनको भी पता है, बीमा भारती को भी, कि अगर पप्पू यादव अलग से लड़ गए तो सीधे तौर पर नुकसान आरजेडी के नेताओं का होने वाला है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएं। क्या इंडिया गठबंधन को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था? इस तरीके का मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए था। साथ साथ दिल्ली के शराब घोटाले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस मामले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी ने कोर्ट में बताया कि हम आम आदमी की कुछ संपत्तियों को जब्त करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की संपत्तियां जब्त की जाएगी। अगर हम ऐसा करेंगे तो वे कहेंगे कि चुनाव के समय ये सब किया जा रहा है, अगर नहीं करेंगे तो कहेंगे कि सबूत कहां है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि फिलहाल हम जांच कर रहे हैं। यानी दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरह हो सकता है आम आदमी पार्टी के भी बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों आतिशी बोली, कहा ईडी ने कल के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से नई दिल्ली से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी और वकील बांसुरी स्वराज का नाम तो एक गलती का बहाना देकर हटवा दिया, लेकिन बांसुरी स्वराज सिर्फ एक बार नहीं बल्कि लगातार बार बार ईडी के पक्ष में पेश होती आई है। केंद्र सरकार की तथाकथित स्वतंत्र एजेंसी के लिए अब बीजेपी के नेता कोर्ट में तर्क रखते हैं। एक ऑर्डर बदलने से सच नहीं बदलेगा और सब जानते हैं ईडी ही बीजेपी है, बीजेपी ही ईडी है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर बताएगा। साथ साथ बदायूं से बीजेपी की मौजूदा सांसद संघमित्र मौर्य मंगलवार को फूट फूट कर रोने लगी जब सीएम योगी आदित्यनाथ एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। संघमित्र मौर्य को रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बदायूं की सांसद ने कुछ देर के बाद आंसू पोंछते हुए फिर मंच से उठकर चली गई। हालांकि सीएम के मंच पर आने के बाद सांसद संघमित्र मौर्य मंच पर आ गई। बाद में जब संघमित्र मौर्य से पूछा गया कि वो मंच पर रो क्यों रही थी, तो इस पर यूपी माध्यमिक शिक्षा की मंत्री गुलाबो देवी ने उन्हें राजा दशरथ की कहानी सुना दी थी, ये टिप्पणी की थी। वो काफी भावुक हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर जब मंत्री जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनको यह प्रसंग भी याद नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों ये बात तो तय है कि उनका क्योंकि सांसद का टिकट कटा है इसीलिए वो रोती दिखाई दे रही है। और क्या भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर अपने सांसद को
रुला रही है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जुटाएगा। साथ साथ चुनावी ऐलान के बाद गृह मंत्री अमित शाह की मुजफ्फरनगर में होने वाली रैली में खुद जयंत चौधरी मौजूद रहे। बुधवार को उन्होंने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन है, ये कभी नहीं चाहते कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। इन लोगों ने 70 साल तक इस केस को लटका कर रखा। 2014 में जब मैं आया था तब उस समय कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से पलायन हो रहा था। आपने 2017 में बीजेपी की सरकार बनाई। योगी सरकार ने यहाँ पर गुंडों का आतंक बंद करके पलायन रोका। शाह ने सभा को संबोधित किया, लेकिन उससे पहले जयंत चौधरी ने कई सारी बातें कही। दुष्यंत कुमार की शायरी सुनाते हुए भी अखिलेश यादव पर तंज कसने लगे। कहने लगे कि मल्ल विद्या मैं भी थोड़ी बहुत जानता हूं। उन्होंने कहा कि मैं पलटा नहीं हूं बल्कि इनको पटकनी देने वाला हूं। साथ साथ दोस्तों, मुझे संघमित्र मौर्य को अपनी बेटी कहने में भी शर्म आता है। ये बयान कोई और नहीं बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और बदायूं से सांसद संघमित्र मौर्य पर निशाना साधा है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में पूर्णिया में तेजस्वी यादव के सामने बीमा भारती का भारी विरोध हुआ है। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने विरोध में नारे लगाए हैं। दरअसल आरजेडी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि यहां से कोई यादव समाज का चुनाव लड़े। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आबकारी नीति घोटाला मामले को लेकर, उससे जुड़े धन शोधन के मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति सवर्णकांत शर्मा, दोनों पक्ष आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल और ईडी की ओर से पेश किए गए दलील को सुनने के बाद उन्होंने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश की थी। केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। एजेंसी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी सरकारी वकील एसवी राजू मौजूद थे। साथ साथ कंगना रनावत के खिलाफ विक्रमादित्य की मां प्रतिभा सिंह मैदान में उतरने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से 3 बार वीरभद्र सिंह और 3 बार उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह सांसद चुनी गई है। इससे पहले भी कभी भी मंडी में वीरभद्र परिवार को बाहरी नहीं बोला गया, मगर मंडी से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनावत ने विक्रमादित्य सिंह को रामपुर का बताकर सियासत को गर्म कर दिया है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कंगना रनावत ने पीडब्ल्यूडी मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि विक्रमादित्य सिंह खुद को मंडी का बताते हैं, लेकिन वो रामपुर से हैं। क्या वह मंडी में अपना घर बनाएंगे? कंगना रनावत ने कहा कि मेरा तो मंडी और मनाली में भी अपना घर है। यानी दोस्तों, वर्तमान सांसद और उनके परिवार को ही बाहरी बता रही है कंगना रनावत। क्या लोग इस बात का समर्थन करेंगे? सबसे बड़ा सवाल है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर होता है। साथ साथ विजेंद्र सिंह जो बॉक्सर है, एक दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे और ट्वीट कर रहे थे कि चुने चुनाए बिक जाते हैं 25-50 में और चुनने वाले रह जाते हैं 5 किलो चावल के राशन में। यानी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए बातें कही गई थी, लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जयराम रमेश ने जानकारी देते हुए बताया कि आईआईटी बॉम्बे के अंदर लगभग 36% ऐसे स्टूडेंट है जो प्लेसमेंट नहीं ले पा रहे हैं। यानी इतना हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। दोस्तों, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके का हाल है वैसा ही आईआईटी बॉम्बे के अंदर भी है और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सुधीर चौधरी जो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार बताते हैं, स्टूडेंट के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि अगर आपके पापा ने वॉर रुकवाई होती तो आपको कैसा लगता। लोगों से सवाल पूछ रहे थे, युवाओं से सवाल पूछ रहे थे, जिस पर जवाब देते हुए लोगों ने, स्टूडेंट ने कहा कि अगर सच में रोकी होती तो हमको गर्व होता। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि सुधीर चौधरी जो एक तरीके से अपने आप को निष्पक्ष बताते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गुणगान गाते रहते हैं। सवाल जनता से पूछ रहे हैं कि अगर आपके पापा ने वॉर रुकवाई होती तो आपको कितना अच्छा लगता। सवाल सबसे बड़ा यह है कि वॉर कोई नहीं रुकवाई गई, वॉर आज भी चल रही है और देश के विदेश मंत्रालय की ओर से ये बातें कही गई है। इसके बावजूद दोस्तों ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है और एक तरीके से लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। इन तथाकथित बड़े पत्रकारों के द्वारा भी भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में लोकसभा चुनाव को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने भी कमर कस ली है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के अलावा उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद और वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा समेत उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। इस बाबत बीएसपी ने कुल 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। बीएसपी की प्रमुख मायावती के अलावा कई अन्य प्रदेशों के नेता भी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। पहले चरण में 19 तारीख को वोट डाले जाने वाले हैं। बीएसपी ने चुनाव प्रचारकों के नाम का ऐलान कर दिया है। मायावती के साथ आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा और विश्वनाथ पाल का नाम आगे किया गया है। नगीना लोकसभा सीट से मायावती अपने प्रचार की शुरुआत करने जा रही है। नगीना वो लोकसभा सीट है जहां से भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद मैदान में उतरे हुए हैं, जो बीएसपी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ उत्तराखंड को लेकर एक बड़ी जानकारी है दोस्तों। अंकिता भंडारी के इस मामले को लेकर जिस तरीके से बड़े खुलासे हुए हैं, बीजेपी के लोग जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर है। पहले चरण के चुनाव के दौरान 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे और अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल और नैनीताल उधमनगर सिंह के साथ साथ हरिद्वार में भी वोट डाले जाएंगे। लेकिन इस दौरान जो सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा बन रहा है वो अंकिता भंडारी के मर्डर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और बीजेपी के लोग इस पर जवाब नहीं दे पा रहे। शासक शरद पवार गुट ने अजीत पवार पर घड़ी चुनाव चिन्ह पर अदालत के निर्देश का पालन न करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 19 मार्च को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी के अंग्रेजी, मराठी और हिंदी में एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर यह बताने के लिए कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्रवाई के अंतिम परिणाम तक वो घड़ी चुनाव चिन्ह का
का उपयोग नहीं कर सकते। पीठ के निर्देशों के बावजूद लगातार अजीत पवार एनसीपी की ओर से चैलेंज किए जाने के बावजूद घड़ी सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली के पार्टी के घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की और दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी लोगों को नहीं चाहिए क्योंकि ये गारंटी पूरी नहीं होती। 5 न्याय और 25 गारंटी लेकर पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारी गारंटी धरातल पर उतरेगी और लोगों को फायदा मिलेगा। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं और भी बड़ी खबरों की तरफ, जहां पर बॉक्सर विजेंदर सिंह के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अरुण यादव ने पूछा, कहा आप कितने में बिके। दरअसल दोस्तों उन्होंने 27 मार्च को एक ट्वीट करते हुए गंभीर आरोप लगाया और बताया था कि लोग राशन में बिक जाते हैं और कई लोग 25-50 में बिक जाते हैं, यानी लोग बिककर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। इस तरीके का दावा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब इस दावे पर उल्टा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर विजेंदर सिंह से सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे नेताओं को जवाब देना चाहिए कि क्या उनका पुराना बयान सही था या फिर अब जो वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो बातें कर रहे हैं वो सच है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और सिरसा से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता अशोक तंवर को लेकर बड़ी जानकारी है दोस्तों। उनका काफिला उनके प्रचार के लिए गाड़ी जब एक गांव में पहुंची तो लोगों ने जोरदार तरीके से उनका विरोध किया और बैनर पोस्टर फाड़ दिए। इसके बाद जमकर लोगों ने काले झंडे भी दिखाने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने कहा कि लोगों को अब मोदी की गारंटी पसंद नहीं आ रही है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों पूर्व बीजेपी के एमपी है रविंद्र पांडे, जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की ऑफिस में पहुंचकर गुलाम अहमद मीर से मुलाकात की है। झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज हैं रविंद्र पांडे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर धनबाद से टिकट चाहते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी उनको अपनी पार्टी में शामिल करके टिकट देगी या फिर कुछ और अपडेट आएगी? जो भी जानकारी आती रहेगी आप तो लगातार पहुंचाएंगे, क्योंकि लगातार एक के बाद एक नेताओं की ज्वाइनिंग चल रही है और ये ज्वाइनिंग धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने वाली है और आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि ऐसे ऐसे लोग ज्वाइनिंग कर जाए जिनके बारे में कुछ विचार भी मीडिया वाले नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा दोस्तों, लगातार इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस ने पार्टी के बागी नेता संजय निरुपम को पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही संजय निरुपम को कांग्रेस पार्टी के स्टार कैंपेनर की लिस्ट से भी हटा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रस्ताव महाराष्ट्र कांग्रेस ने पास कर दिया है। फैसला दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आलाकमान को लेना है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हमने संजय निरुपम को स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। पहले ऐड किया गया था लेकिन अब यह जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी एक्शन के बाद संजय निरुपम का बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मेरे लिए ज्यादा ऊर्जा और स्टेशनरी नष्ट ना करे, बल्कि अपनी बची खुची ऊर्जा स्टेशन का इस्तेमाल पार्टी को बचाने के लिए करे, यानी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खुलकर टिप्पणियां करने लगे हैं। दोस्तों इससे पहले भी संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी को नुकसान कराने के लिए जहां तहां दिखाई दे रहे थे। तमाम तरीके के ऐसे उनके बयान सामने आए थे जिससे गठबंधन में आपस में कलेश देखने को मिल रहा था। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या संजय निरुपम के खिलाफ कार्रवाई करके कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा मैसेज भेजा है देश के अन्य पार्टी के नेताओं को लेकर जो इंडिया गठबंधन के खिलाफ टिप्पणियां करते हैं और गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। कई दिनों से संजय निरुपम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी, अब वो खुलकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी टिप्पणियां कर रहे हैं। दोस्तों साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में आ गई है। 4 अप्रैल को जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कूच बिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे तो ममता बनर्जी भी कूच बिहार में जनसभा करेंगे। इससे पहले जलपाईगुड़ी के चालसा इलाके में ममता बनर्जी ने जनसंपर्क अभियान के तहत चाय की पतझड़ियां तोड़ी, साथ ही चाय भी बनाई। जनसंपर्क अभियान के दौरान ममता बनर्जी चालसा इलाके में एक चाय के बागान पहुंची। इस दौरान उन्होंने चाय बागान से जुड़े मजदूरों से भी बातचीत की है, उनकी समस्या को भी सुना गया है और आने वाले चुनाव में उनकी समस्या के समाधान को लेकर भी एक तरीके से वादा किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार प्रचार में जुटी पड़ी है ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को एकजुट किया जाए और आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा जनता को एकजुट करके तैयार किया जाए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी जानकारी है। अगर आप भी मानते हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर इस बार नतीजे उल्टे आने वाले हैं, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा था लेकिन जनता वापस से पलटी मारकर फिर से दीदी के समर्थन में एकजुट हो सकती है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। आप लोगों की कोई और राय हो तो भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प से जुड़ा सवाल अप्रासंगिक है, क्योंकि मोदी संसदीय प्रणाली में लोग किसी भी व्यक्ति को नहीं बल्कि एक पार्टी या दलों के गठबंधन को चुनते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी। और खासकर गोदी मीडिया के लोग इस तरीके का परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर मोदी नहीं तो कौन, यानी विपक्ष के पास कोई नेता ही नहीं है, इसीलिए मोदी जी को वोट मिलना चाहिए। ऐसे परसेप्शन क्रिएट किए जाते हैं, जबकि भारत के अंदर जो संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें किसी एक नेता के पक्ष में लोग वोट नहीं करते बल्कि अपने इलाके से एक सांसद को चुनते हैं। सांसद आगे जाकर अपने नेता का चुनाव करता है, तो ये प्रेसिडेंट टाइप का इलेक्शन नहीं है बल्कि पार्लियामेंट का टाइप का इलेक्शन है। और इसीलिए समझना चाहिए उन लोगों को जो फेक न्यूज फैलाते हैं कि मोदी नहीं तो कौन। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि गठबंधन और संसद में जिसके पास मेजोरिटी होती है उसी का नेता चुना जाता है। क्या आप शशि थरूर की इस बात से समर्थन करते हैं? तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। आप लोगों की कोई और राय हो तो भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तिहाड़ से रिहा हुए संजय सिंह ने दिया है पहला रिएक्शन। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने हाथ उठाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के आबकारी नीति
थी। मामले को लेकर जमानत दे दी। शीर्ष अदालत के आदेश के अनुरूप संजय सिंह कब सभी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमानत की शर्तें निचली अदालतें तय करेगी। निचली अदालत ने बुधवार को संजय सिंह को पासपोर्ट जमा करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के बाहर जाने से पहले अपने यात्रा कार्यक्रम के बारे में सूचित करने के एवज में जमानत दे दी है। आप लोगों की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। लगातार इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों।